लाई परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार नहीं था जिसे ये खबर मिली। परिवार के आसपास के कई अन्य परिवारों को भी यह खबर मिली। जल्दी ही खबर के बारे में पता चला। ये जानने के बाद कि चेन परिवार ने वास्तव में गोंगयांग परिवार को खदेड़ दिया था, सभी कबीले स्तब्ध। नीचे कई छोटे परिवार चेन परिवार के हालिया उत्थान को अस्वीकार कर रहे थे। आखिरकार सभी कुलों के आत्मसमर्पण करने से पहले चेन परिवार बहुत प्रसिद्ध नहीं था और किसी भी कुल ने इसके बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि सामूहिक दफन द्वारा उत्पादित रक्त चावल भी पहाड़ उल्लेख के लायक नहीं था, अधिक प्रसिद्ध चेन परिवार की तुलना में। इसके अलावा चेन परिवार आमतौर पर कम महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कि परिवार की शक्ति का विस्तार करने की जल्दी में नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि एक बार जब वे दफन पर्वत छोड़ देते हैं तो वे अपने आसपास के एकमात्र छोटे परिवार होते हैं जिन्हें चेन के बारे में कुछ समझ होती है। परिवार, लेकिन दूर के परिवारों को चेन परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकती है। मैंने मास ब्यूरियल माउंटेन में चेन परिवार के नाम के बारे में कभी नहीं सुना है। इस लड़ाई से पहले सभी कबीले अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने इस परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचा था। कुछ परिवारों को तो इसका अफसोस भी होने लगा है। शायद इस लड़ाई से पहले परिवार को समय रहते अपनी सद्भावना दिखानी चाहिए और चेन की मदद के लिए जाना चाहिए। इस तरह जब ऐसा होता है तो परिवार तुरंत उड़ान भर सकता है। मध्यम वर्गीय परिवार और अधीनस्थ परिवारों के बीच अंतर। एक उच्च वर्गीय परिवार की स्थिति को समझाना आसान नहीं है। हालांकि ये जानने के बाद कि गोंगयांग परिवार योनगान शहर में तैनात था और उसने हमला पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, विभिन्न जनजातियों ने अपने पछतावे और पश्चाताप को दबा दिया। चेन परिवार पहले हमले को रोक सकता है, लेकिन वे हो सकता है कि दूसरा ब्लॉक करने में सक्षम न हो। इस दृष्टि से परिवार के लिए भविष्य के बारे में पहले से सोचना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि चेन परिवार ने इस बार जो ताकत दिखाई है उससे सभी कबीले हैरान हैं। चेन परिवार इतना मजबूत है कि ऐसा नहीं होगा रातों रात। शायद यू परिवार का विनाश और सन परिवार की हत्या चेन परिवार के छोटे परीक्षण के परिणाम थे। चेन परिवार के पास गुप्त रूप से एक बड़ी साजिश होनी चाहिए, अन्यथा वे छोटे द्रव्यमान में छिपना क्यों चुनते। कब्र। कुछ समय के लिए सभी कबीले चेन परिवार की यहाँ छिपने की योजना के बारे में सोचने लगे। ताओ परिवार में ताओ लेवू भी हैरान था जब उसे यह खबर पता चली। जब परिवार ने पहले चेन परिवार की मदद करने का फैसला किया तो ये केवल इसलिए था क्योंकि परिवार के पास कुछ गणनाएं थीं और दूसरी ओर ये परिवार को बचाने के लिए चेन परिवार को चुकाना था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन परिवार की असली ताकत गोंगयांग परिवार के बराबर हो सकती है। यह उसकी उम्मीद से परे था। कबीले के नेता, अगर चेन परिवार इस लड़ाई में बच सकता है तो परिवार वास्तव में आसमान में उड़ जाएगा। एक ओर से कबीले के एक बुजुर्ग ने खुश होकर कहा, लेकिन ताओ लेवू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर अपना सिर हिलाया। लोहा बनाने के लिए आपको मजबूत होने की जरूरत है। चेन परिवार में ये ताकत है। ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात है परिवार के लिए, लेकिन अगर परिवार आत्मधर्मी है तो मुझे डर है कि आपदा आ रही है। ये सुनकर वहां उपस्थित कबीले के बुजुर्गों ने भी सिर हिलाया। उनका ताओ परिवार एक छोटा परिवार है और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इसका अभी भी कुछ मूल्य हो सकता है, लेकिन यदि यह एक उच्च वर्गीय परिवार है तो परिवार का मूल्य निस्संदेह चरम सीमा तक कम हो जाएगा, या यहाँ तक कि डिस्पेंसेबल। जब दो जातियों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक हो तो भले ही दोनों जातियों के बीच कुछ मित्रता हो, लेकिन समय के साथ यह भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना कहने के बाद भी ताओ लेवू को अभी भी उम्मीद है कि चेन परिवार इस बार बिना किसी नुकसान के बच निकलेगा, क्योंकि इससे कम परिवार को एक मौका तो मिलेगा। कुछ दिनों के बाद, क्या तुमने कहा कि उनमें से कोई भी सहमत नहीं था? ऐसा क्यों? योनगान शहर में गोंगयांग जुनहाओ अचानक खड़ा हुआ और संदेह और भ्रम के भाव के साथ पूछा। उसके चेहरे पर हुई पेट्रियार्क गोयांग ने कहा कि लोग स्वर्ग और पृथ्वी गठबंधन से कुछ लोग हाल ही में परिवार के आसपास रहे हैं और उन पर संदेह है।
परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी गठबंधन के खिलाफ पूरी तरह से बचाव करने के लिए हम इस बार मदद करने में असमर्थ हैं। गोंगयांग यांगशुओ का उत्तर सुन रहे हैं। गोंगयांग जुनहाओ अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सका और बोला, परिवार को स्वर्ग और पृथ्वी गठबंधन के बारे में हाल ही में खबर मिली। क्या दो कुलों को इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा, या फिर परिवार में दोनों कुलों के जासूस हैं? गोंगयांग जुनहाओ अपने आप को कबीले के बुजुर्गों की ओर गंभीरता और जानलेवा इरादे से देखने से रोक नहीं सका। आखिर इस बार परिवार द्वारा लाए गए लोग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं या मूल हैं? परिवार, यदि कोई ऐसा कुल सदस्य है जो धोखा, परिवार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह ऐसी बात है जिसकी इजाजत कोई भी श्रेष्ठ परिवार कभी नहीं देगा। कबीले के नेता की व्यापक निगाह देखकर उपस्थित कबीले के बुजुर्ग भी एक के बाद एक बोले, कुलपति, इस बार आप जिन लोगों को ला रहे हैं वे सभी परिवार के प्रत्यक्ष सदस्य हैं और ऐसा कोई तरीका नहीं है। तुम परिवार को धोखा दोगे। हाँ, ये आदिवासी पूरी तरह से वफादार हैं। परिवार, इसके पीछे कोई और कारण होना चाहिए। गोंगयांग जुनहाओ ने जब सुना तो वह उदास हो गया। हालांकि वह ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि परिवार में कोई धोखा दे रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। परिवार को इसके बारे में पता था। इस समय गोंगयांग जुनवेई ने अचानक कहा, कबीले के नेता, मेरी राय में दोनों कबीले एक साथ नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अपने लोगों से ही इस बारे में सीखा है। ओह, कबीले के नेता की संदिग्ध निगाह देखकर गोंगयांग जुनवेई ने आगे कहा, कबीले के नेता, क्या आपको अभी भी याद है जब दो कबीले अचानक लोगों को परिवार के टोनकियों में ले गए थे? पहाड़ धन्य भूमि। खबर है कि परिवार ने टोंगगियू पर्वत धन्य को नियंत्रित नहीं किया था। पिछले कुछ वर्षों में भूमि लीक नहीं हुई है, लेकिन जब परिवार को धन्य भूमि का प्रवेश द्वार मिला तो दोनों कुलों को अचानक मिल गया। समाचार, अगर परिवार में सचमुच कोई जासूस है तो खबर फैल सकती है। जल्दी रिहा किया जाना चाहिए। दो कुलों की ताकत के साथ वे निश्चित रूप से पहले से स्पष्ट रूप से जांच करेंगे और फिर इसे एक शर्त के रूप में उपयोग करेंगे। परिवार को धन्य भूमि के संसाधनों को त्यागने के लिए कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बजाय यह महत्वपूर्ण क्षण पर प्रकट होता है। ये स्पष्टीकरण सुनने के बाद गोंगयांग जुनहाओ भी शांत हो गया। आपका मतलब है यह मामला चेन द्वारा किया गया था? परिवार, हाँ, चेन परिवार के तरीके चालाक हैं। यहाँ तक कि मुझे भी उन कई सैनिकों के बारे में पता नहीं था जो। इसके अलावा चेन परिवार को स्वर्ग और पृथ्वी गठबंधन के बारे में काफी समय से पता था। लंबे समय से ये देखा जा सकता है कि यह मामला किया गया था। चेन परिवार द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया। इसका उद्देश्य दोनों जनजातियों को मेरे जनजाति के अनुरोध को अस्वीकार करने देना था। इस तर्क के बाद उपस्थित कबीले के बुजुर्गों ने भी इस पर गहरा विश्वास किया। अगर चेन परिवार को खत्म नहीं किया गया तो परिवार के लिए सहज महसूस करना मुश्किल हो जाएगा। गोंगयांग जुनहाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह चेन परिवार को खत्म करने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। अन्य कबीले के बुजुर्गों ने भी सिर हिलाया। इस कबीले ने पहले ही परिवार की हरकतों का अंदाजा लगा लिया है और अभी भी उनमें इतनी ताकत है। अगर वे नहीं हैं, यदि इन्हें पहले ही समाप्त कर दिया जाए तो वे वास्तव में हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। परिवार, जहां तक स्वर्ग और पृथ्वी गठबंधन का प्रश्न है, वे अब चेन परिवार से पीछे हैं। आखिरकार ये गठबंधन हमेशा से ही अप्रत्याशित गठबंधन में बहुत से उच्च स्तरीय लोग नहीं हैं और उनके दायरे कम नहीं हैं, जिससे इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर यह गठबंधन फिर से वापसी करता है तो भी गठबंधन की ताकत सीमित होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि परिवार के पास अभी भी टोटेम और लेक्रोस दान तो ये सुरक्षित और संरक्षित है। लेकिन गोंगयांग परिवार डरता नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गठबंधन के कारण ओयांग और गोंगे कबीले कैसे डर सकते हैं? इसका स्पष्ट कारण यह है कि वो परिवार की मदद नहीं करना चाहता। यह सोचते हुए गोंगयांग जुनहाओ को एक बार फिर अपने दिल में गुस्से का एहसास हुआ
और तुरंत आदेश दिया गया, कबीले को वापस संदेश भेजो और टोंक्यू पर्वत धन्य भूमि को बंद करो। चूंकि ये दोनों कबीले परिवार की मदद नहीं करेंगे, परिवार को उनके प्रति विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। वे अभी भी चाहते हैं कि धन्य भूमि के संसाधन बस स्वप्नवत। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पास बैठे कबीले के एक बुजुर्ग ने झिझकते हुए कहा, कबीले के नेता, अभी अभी परिवार से खबर आई है कि ओयांग और यांग कुलों ने कल ही इस धन्य भूमि के संसाधनों का दोहन समाप्त कर दिया था। ये सुनकर गोंगयांग जुन्हाओ चौंक गया। अतीत में दोनों जनजातियां काफी धीमी गति से आगे बढ़ती थीं। धन्य भूमि के संसाधनों का दोहन, इसलिए अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ था। पिछले के अनुसार खनन की गति को देखते हुए इसमें अभी भी 1 या 2 महीने का समय लगता, लेकिन अब दोनों जनजातियों ने वास्तव में कुछ दिनों से भी कम समय में पूरा खनन कर लिया है। ये स्पष्टतः परिवार की सुरक्षा के लिए है। ये सोचते हुए गोंगयांग जुन्हाओ ने जोर से शाप दिया, युवा ओयांग, गोंगे और झूजी योग्य नहीं है। एक योजना का पुनश्च लिन ZZZZ को धन्यवाद। डैन किंगगे जिन्हें रोंगचांग पिग पसंद है, डिंग गोंगोंग जिन्हें खाना पसंद है। हरे प्याज में लिपटे जूनिपर्स, त्यानयोंग शहर से युझान, कुत्ते के रक्षक और रहस्यमय ग्रह एक्स को उनके उपहार के रूप में। कबीले के नेता, अब हमें क्या करना चाहिए? एक बुजुर्ग ने पूछा। दोनों कुलों की मदद के बिना जुनवेई कुल का मुखिया बाहर नहीं आ सकता था। कुल की मौजूदा ताकत के साथ चेन परिवार को तोड़ना मुश्किल होगा। इसके अलावा इस तरह का गतिरोध कुल के लिए निरर्थक है। यहाँ तक कि चांदी की बर्फ भी कबीले के उल्लुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। कबीले द्वारा पाले गए चांदी के बर्फ के उल्लू सभी भयंकर जानवर हैं और उन्हें हर दिन बहुत अधिक रक्त और मांस की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार परिवार हारकर वापस लौटेगा? लेकिन जब से उनके गोंगयांग परिवार को एक श्रेष्ठ परिवार में पदोन्नत किया गया है, तब से उसे कभी इतनी बड़ी क्षति नहीं हुई है। नुकसान। गोंगयांग जुन्हाओ ने कुछ देर तक सोचा, फिर उन 2 लोगों की ओर देखा जो अभी अभी लौटे थे, और फिर कहा, मैं दोनों बुजुर्गों को फिर से जाने के लिए परेशान करूंगा। ये यात्रा अभी भी दोनों कुलों से मदद मांगने के लिए है। पक्ष के कई बुजुर्ग हैरान थे। दोनों गुटों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। अगर परिवार फिर से चला जाए तो क्या इसका नतीजा वही नहीं होगा? इसके अलावा यह उनके गोंगयांग परिवार की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। मानो उन्होंने उपस्थित बुजुर्गों की शंकाओं को देख लिया हो, गोंगयांग जुन्हाओ ने आगे कहा, यदि दोनों जनजातियां अभी भी सहमत नहीं होती हैं, तो दोनों जनजातियों को बताएं कि परिवार हर 20 साल में क्यों उनकी गुप्त क्षेत्र में से एक स्थान छोड़ने के लिए तैयार है। दोनों जनजातियों के प्रयासों के पुरस्कार के रूप में उन्हें 200 वर्षों तक ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन इससे पहले कि गोंगयांग जुन्हाओ ने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में बैठे कई बुजुर्गों ने ये शब्द सुनकर अपने भाव थोड़े बदल लिए और जल्दी से सलाह दी, कुलपति, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गुप्त क्षेत्र परिवार के लिए एक महान अवसर है और अगले उद्घाटन से पहले केवल 5 साल बचे हैं। मेरा गोंगयांग परिवार केवल 3 स्थान छोड़ सकता है और एक बार में 2 स्थानों को छोड़ना परिवार की भविष्य की यात्रा के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। गुप्त दायरे में, हाँ, कबीले के नेता, यह मामला बहुत ही लाभहीन है। भले ही हम वास्तव में चेन परिवार से निपटना चाहते हैं, हमारे कबीले के लिए अन्य पुरस्कार प्रदान करना बेहतर है और दोनों कुलों से कार्रवाई करने को कहो। कई कबीले के बुजुर्गों की रुकावट का सामना करते हुए गोंगयांग जुन्हाओ उदासीन दिखे, फिर कबीले के अनुनय को रोकने के लिए उन्होंने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। सदस्य, कियान की गुप्त क्षेत्र वास्तव में हमारे उच्च वर्गीय परिवारों के लिए एक अच्छा अवसर है, लेकिन इसमें केवल हमारा गोंगयांग परिवार ही भाग नहीं लेता है। इस गुप्त क्षेत्र में बल्कि दक्षिणी झिंजियांग के 3 प्रमुख कबीले भी शामिल हैं। शीर्ष परिवार और यहाँ तक कि अन्य उच्च वर्गीय परिवार खतरे में हैं। शब्दों से परे, क्या परिवार के पिछले 2 नहीं थे? गुप्त क्षेत्र की यात्राओं से क्या कोई लाभ नहीं होता? इसके अलावा
सभी उच्च वर्गीय परिवार यह चाहते हैं कि इस गुप्त क्षेत्र में कुछ खजाने हैं जो नियंत्रित क्यूई क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धाओं को अनुमति दे सकते हैं। संघनक आत्मा क्षेत्र को तोड़ना, लेकिन ऐसी दुर्लभ चीजें ढूंढना आसान नहीं है, अन्यथा गुप्त क्षेत्र की पिछली 2 यात्राएं संभव नहीं होती। निष्फल रहे हैं। अब जब परिवार को सौभाग्य से झुवानहुआंग युन का एक टुकड़ा मिल गया है, तो परिवार के लिए इस गुप्त क्षेत्र की भूमिका और भी छोटी हो गई है। उस गुप्त क्षेत्र पर उम्मीदें लगाने के बजाय परिवार पर भरोसा करना बेहतर है। स्वयं 2 परिवारों के प्रयासों के बदले में एक अनिश्चित अवसर का उपयोग करना उस परिवार द्वारा अब बहुत सारे संसाधन देने से भी बदतर है। लेकिन कबीले के नेता, इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपना मन बना लिया है। ब्यूरियल माउंटेन के चेन परिवार को अवश्य ही वहां जाना चाहिए। नष्ट किया हुआ। ये देखकर कि कबीले के नेता ने अपना मन बना लिया है, वहां उपस्थित कबीले के बुजुर्गों ने फिर कुछ नहीं कहा, न ही कुछ कहा। यह उल्लेख करना कि कबीले के नेता के शब्द वास्तव में उचित, ये स्वीकार करना कठिन नहीं है कि 2 उच्च वर्गीय परिवारों के प्रयासों के बदले 2 गुप्त क्षेत्र कोटा का आदान प्रदान किया जाता है। कुछ ही देर बाद 2 चांदी जैसे बर्फीले उल्लू वहां से चले गए। योनगान शहर फिर से अन्य बुजुर्गों के चले जाने के बाद गोंग्यांग जुनवेई अंततः खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, कुलपति, क्या यह उचित है कि परिवार सिर्फ चेन परिवार के लिए इतनी बड़ी कीमत खर्च करे? गोंग्यांग जुनहाओ ने आह भरी। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार चेन परिवार विकसित हो जाए तो ये हो जाएगा। निश्चित रूप से यह परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसके अलावा मैंने पिछली लड़ाइयों पर भी ध्यान दिया। चेन के कई सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए युद्ध कौशल परिवार काफी असाधारण है, कम से कम जमीनी स्तर पर, और लड़ाकू से कम नहीं है। परिवार के कौशल। इसके अलावा चेन परिवार के पास अन्य रहस्य भी होंगे, जैसे कि मायावी योद्धा। जब चेन परिवार टूट जाता है तो परिवार को मिलने वाला लाभ उससे कम नहीं हो सकता है। गुप्त क्षेत्र में प्राप्त किया गया। कुलपति का स्पष्टीकरण सुनकर गोंग्यांग जुनवेई को भी उस दिन की युद्ध स्थिति याद आ गई और उसने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि कुलपति के पास अपने विचार होने चाहिए, अन्यथा वह खर्च नहीं करते। इतनी बड़ी कीमत। अब ऐसा लगता है कि यह सच है। इसने गोंग्यांग जुनवेई को भी इसके लिए उत्सुक कर दिया। चेन परिवार के माध्यम से टूटने के बाद परिवार द्वारा लाए जाने वाले आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बार फिर से बाहर जा रहे हैं। क्या वे अन्य परिवारों से मदद मांग रहे हैं? चेन तियानजिंग ने जब सामूहिक दफन पर्वत पर यह समाचार सुना तो वह उदास हो गया। परिवार हमेशा गोंग्यांग परिवार की गतिशीलता के बारे में चिंतित रहा है। हालांकि मास ब्यूरियल माउंटेन से कोई मक्खी बाहर नहीं उड़ती है। अब पाताल लोक अभी भी वहां है, और आत्मा सदस्यों के लिए योनगान शहर की गतिशीलता को समझना आसान है। जहां तक गोंग्यांग परिवार द्वारा पहले भेजे गए 2 चांदी के बर्फ के ओलस की दिशा का सवाल है, परिवार ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि गोंग्यांग परिवार था। बाहर से मदद मांगने की तैयारी कर रहा हूं। हालांकि परिवार ने पहले से ही जो बैकअप योजना बना रखी थी, उसे इसमें भूमिका निभानी चाहिए थी, अन्यथा गोंग्यांग परिवार के 2 बुजुर्गों ने खाली हाथ नहीं लौटेंगे। लेकिन एक बार असफल होने के बाद गोंग्यांग परिवार ने वास्तव में 2 बुजुर्गों को फिर से भेजा, जिससे चेन तियानजिंग को सफलता मिली। गहराई से सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि ओयांग और गोंगे कुलों के अलावा गोंग्यांग परिवार का अन्य उच्च वर्गीय परिवारों से भी संबंध हो? यदि वे सचमुच अन्य वरिष्ठों से सहायता मांगते हैं, परिवार के दूर रहने से परिवार के लिए कोई बुरी बात नहीं होगी। आखिरकार बफरिंग की इस अवधि के साथ परिवार की आत्मा लगभग खत्म हो जानी चाहिए। तब तक परिवार भी पूरी ताकत से काम कर सकता है। बिना किसी पछतावे के युद्ध जीत लिया। इसके अलावा अब गोंग्यांग परिवार चाहे जो भी करे, परिवार उसे शायद ही रोक सके। अब परिवार सचमुच ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इतने कम समय में यह अनुमान लगाया जाता है कि कबीले के सदस्यों के लिए सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। जैसे ही चेन तियानजिंग ने अपना सिर हिलाया,
कबीले से अचानक दो नए आंतरिक गिरोह क्षेत्र योद्धा उभरे, जिससे चेन तियानजिंग स्थिर हो गया। उसी समय कबीले के सदस्यों की आवाजें उसके कानों में पड़ीं। कबीले के नेता हान शेंग और हान चेन ने युकी क्षेत्र को तोड़ दिया। खबर सुनने के बाद चेन तियानजिंग भी मंद मंद मुस्कुराया। युवा सियान सदस्यों की प्रतिभा। परिवार वास्तव में अच्छा है। शायद किसी पूर्ण संकट में वे अपनी अंतिम क्षमता को बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि परिवार की वर्तमान युद्ध स्थिति को कुछ और आंतरिक गिरोह क्षेत्र द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। योद्धा, लेकिन फिर भी चेन तियानजिंग अभी भी ईमानदारी से खुश है। कबीले के सदस्यों की सफलता के लिए अगर इस बार परिवार बच गया तो उसके चेन परिवार का नाम निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी भाग में गूंजेगा। सीमा, यदि यह वास्तव में इस आपदा से बच नहीं सकता है तो परिवार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युवा कबीले के सदस्य सफलतापूर्वक टूट सके, ताकि परिवार पूर्णतया नष्ट नहीं होगा। प्रमुख, मुझे अभी यांगशुओ और यांगले के दो बुजुर्गों से एक संदेश मिला है, जिसमें कहा गया है कि दोनों जनजातियां कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। स्वर्ग और मनुष्य के योद्धाओं को भेजो। जनजाति में एकता क्षेत्र, लेकिन केवल नियंत्रण क्यूई के चौथे स्तर के दो बुजुर्गों को भेजें। क्षेत्र उयांग और गोंगे जनजातियां तो बहुत ज्यादा हैं। ये सही है, परिवार बहुत ईमानदार है, लेकिन दोनों जनजातियों में अभी भी संदेह है। बगल में खड़े सभी बुजुर्ग धार्मिकता से भरे हुए थे। ये सुनकर वे आक्रोशित हो गए और उनकी बातों में बहुत असंतोष था। आखिरकार परिवार ने इस बार एक गुप्त क्षेत्र कोटा त्याग दिया। गोंग्यांग जुन्हाओ ने ये सुनकर शांत देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। दोनों बुजुर्गों को संदेश भेजो, उनसे वादा करो और दोनों जनजातियों के लोगों को जल्दी से रवाना होने दो। ये देखकर कि मुखिया सहमत हो गया, बगल के बुजुर्ग अभी भी क्रोधित थे। हालांकि गोंग्यांग जुन्हाओ इस बात से नाराज नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यदि चेन परिवार के पास वास्तव में कोई तियानरेनहेई क्षेत्र नहीं था, योद्धाओं के रूप में परिवार ने अनुमान लगाया, फिर दोनों कुलों ने दो चौथे स्तर के युकी क्षेत्र के बुजुर्गों को भेजा, जो परिवार के लिए चेन परिवार को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। आखिरकार चौथे स्तर के युकी क्षेत्र के योद्धा पहले से ही अच्छे हैं। वह पहले से ही चिंतित था कि अगर दोनों कुलों ने वास्तव में चेन परिवार के माध्यम से तोड़ने के बाद दो तियानरेनहेई क्षेत्र के योद्धाओं को भेजा तो वे कुछ लालच करेंगे। चेन परिवार के संसाधनों का उपयोग करने के बाद कुछ परेशानियां अवश्यंभावी होंगी, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ दो चौथे स्तर के युकी क्षेत्र के योद्धा हैं और परिवार उन्हें दबाने के लिए पर्याप्त है, तो ये परिवार के लिए कोई बुरी बात नहीं है। भले ही चेन परिवार के पास वास्तव में एक तियानरेनहेई क्षेत्र योद्धा हो, जिसमें 4-5 क्यूई अभिसरण युआन क्षेत्र के बुजुर्ग हों, यह इस व्यक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त है। परिवार द्वारा दूसरों से निपटने के बाद ये व्यक्ति को भी डरना नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद योनगान शहर के ऊपर गोंग्यांग जुन्हाओ सिल्वर स्नो आउल पर बैठे अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे थे। प्रमुख, वे आ रहे हैं। गोंग्यांग जुनवेल की याद दिलाते हुए गोंग्यांग जुन्हाओ भी धीरे से खड़ा हो गया और दूर तक देखने लगा। नजरों से ओझल एक छोटा सा काला बिंदु तेजी से योनगान शहर की ओर उड़ रहा था। जैसे जैसे आकृति करीब आती गई, परिवार की चांदी की बर्फ उल्लू भी शीघ्र ही नजर आने लगा। मूल यांगशुओ बुजुर्ग के अलावा वहां दो अन्य लोग भी थे। दूसरी दिशा में एक चांदी का बर्फीला उल्लू भी था। वही कुछ ही देर बाद दो चांदी के बर्फ के उल्लू आए। गोंग्यांग जुन्हाओ, इस समय सिल्वर स्नो उल्लू के ऊपर खड़े 4 लोग भी मुस्कुराए और झुके। ओयांग बोक्सू, मैं गोंग्यांग कबीले के प्रमुख और जुनवेई कबीले के बुजुर्ग से मिला हूँ। ओयांग जियांझेन, मैं गोंग्यांग कबीले के मुखिया और जुनवेई कबीले के बुजुर्ग से मिल चुका हूँ। गोंगे जिक्सियन, मैं मिल चुका हूँ। गोंगे जिलियू, जिन 4 लोगों ने बात की वे या तो मध्यम आयु के थे या बुजुर्ग, और वे काफी बूढ़े लग रहे थे। हालांकि जो लोग इस स्तर तक साधना कर सकते हैं, वे
दशकों या सैकड़ों साल बिताने की जरूरत है, विशेष रूप से बाद के स्तर पर। दायरे से बाहर निकलना उतना ही कठिन होता है। जहां तक उसके सामने के 4 लोगों की बात है, सियान नेता के रूप में गोंगयांग जुनहाओ को पहले से ही पता है। उन्हें इस स्तर के योद्धा लंबे समय से परिवार की सूची में रहे हैं और वे साधारण लोग नहीं हैं। चीफ गोंगयांग, ईमानदारी से कहूं तो हमारे चीफ कबीला लंबे समय से मदद करने को तैयार है, लेकिन तियांडी गठबंधन पुनर्जीवित हो गया है और कबीला नहीं है। हमारे आसपास अस्तबल है, इसलिए चीफ समय पर मदद नहीं कर पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि चीफ गोंगयांग हमें माफ कर देंगे। मुझे ये सब मामूली बातें हैं, हानिरहित हैं, आपको इन्हें दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ पाखंडपूर्ण शिष्टाचार के बाद गोंगयांग जुनहाओ ने ये भी कहा, अब समय नहीं है, चलो जल्दी से चलें। इस मामले के सुलझ जाने के बाद बुजुर्ग लोग कबीले में पहले ही लौट सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। ऐसा हुआ कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि चेन परिवार में ऐसा क्या असाधारण है। यहाँ तक कि मुखिया गोंगयांग भी बहुत सतर्क है और चाहता है कि हमारे दोनों कबीले मिलकर मदद करें। ये सुनकर गोंगयांग जुनहाओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कई लोगों की सहमति से दर्जनों चांदी के बर्फ उल्लू फिर से सामूहिक कब्र की दिशा में उड़ गए। जिस समय गोंगयांग परिवार निकला, चेन तियांजिन को भी तुरंत खबर मिल गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि गोंगयांग परिवार ने दोनों कुलों को मदद करने के लिए कैसे राजी किया, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। इस समय बहुत कुछ, ये लड़ाई अंतिम लड़ाई होनी चाहिए, और यह एक ऐसी लड़ाई भी है जो परिवार के अस्तित्व को निर्धारित करती है। एकमात्र अफसोस की बात यह है कि कबीले के सदस्यों की आत्माएं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। केवल चेन किंग्यू और कुछ कबीले के सदस्य जिनकी आत्माएं मूल रूप से अधिक ठोस हैं, वे ही लड़ सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में ये बहुत अलग है। और केवल इन कबीले के सदस्यों पर भरोसा करते हुए अच्छी तरह से तैयार गोंगयांग परिवार का विरोध करना शायद मुश्किल है। इस बिंदु पर चेन तियांजिंग ने इसके बारे में और नहीं सोचा, और परिवार की खतरे की घंटी जल्द ही बज उठी। हर कबीले के सदस्य के कान। आधे दिन बाद गोंगयांग जुनहाओ अपने कबीले के सदस्यों के साथ वापस आ चुका था। जब ओयांग बोक्स्यू और अन्य लोगों ने अपने सामने एक विशाल जड़ वाली दीवार देखी जो एक किले की तरह थी, तो उनकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि वे अच्छी तरह से सूचित थे। ये असाधारण प्रतीत होने वाली जड़ें शायद टिक न सकें। एक ही झटका, चेन परिवार के लोगों, बाहर आओ और मरो। कबीले के सदस्यों द्वारा अहंकारपूर्वक चिल्लाने के बाद भी कबीले की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर कि चेन परिवार के सदस्य जड़ों में सिमटने के लिए दृढ़ थे, गोंगयांग जुनहाओ ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अपना हाथ थोड़ा हिलाया। आक्रमण करना। शब्दों के गिरने के बाद परिवार के सदस्य, जो आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, चांदी के बर्फ के उल्लुओं को अपने नीचे ले गए और सामने की जड़ की दीवार की ओर दौड़ पड़े। इस लड़ाई के लिए गोंगयांग परिवार ने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी, और रजत हिम उल्लू का हमला जांच की पहली लहर थी। योंगयोंग, विशाल चांदी के बर्फ के उल्लू ने चीख मारी और फिर अपने पंख फड़फड़ाए। गोंगयांग परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में यह एक पक्षी की तरह आगे बढ़ा। तेज तीर, उसके तीखे पंजों ने पहले ही हल्की ठंड का आभास दे दिया था। रोशनी, जड़ की दीवार के पास पहुंचते ही इन चांदी जैसे बर्फीले उल्लुओं ने अपने ठंडे प्रकाश से चमकते पंजे हिलाए और सामने की जड़ों को जोर से पकड़ लिया। पंजों के हर वार के साथ ठंडी हवा चलती थी, और उसके प्रभाव से जो हवा बहती थी उससे उसकी ताकत पर कोई संदेह नहीं रह जाता था। यहाँ तक कि कठोर सोना और पत्थर भी इन पंजों से बच नहीं पाते थे। इस समय ये जानवर, जो आमतौर पर परिवार की सवारी के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, अपनी असली ताकत दिखाने में सक्षम थे। कुछ ही दूरी पर दोयांग बोक्सू और अन्य लोग जो ये दृश्य देख रहे थे, वे भी प्रशंसा में चिल्ला उठे। महान सिल्वर स्नो फ्लाइंग उल्लू वास्तव में असाधारण है। हाँ, हालांकि उनमें से ज्यादातर केवल में हैं। नेंगान क्षेत्र में
इस तरह के हमले का विरोध करना यूकी क्षेत्र के तीसरे स्तर के कई योद्धाओं के लिए भी कुछ समय के लिए मुश्किल हो सकता है। मेरी राय में ये मात्र जड़ें ऐसे भयंकर साधनों का सामना नहीं कर सकती। कई लोगों के शब्दों में ईर्ष्या की झलक थी और यह कोई तारीफ नहीं थी। हालांकि उनके दो कबीलों के पास भी परिवहन के लिए जानवर थे, लेकिन वे गोंग्यांग परिवार के सिल्वर स्नो उल्लू की तुलना में थोड़े कमतर लग रहे थे। कई लोगों की प्रशंसा का सामना करते हुए गोंग्यांग जुन्हाओ का चेहरा, जो हमेशा उदास रहता था, भी काफी बेहतर लग रहा था। लेकिन जैसे ही ठंडी रोशनी चमकी, हमलों के बाद दर्जनों चांदी के बर्फ उल्लू जड़ों पर गिर गए। ओयांग बॉक्स्यू और अन्य की प्रशंसा और गोंग्यांग जुन्हाओ के चेहरे पर शालीनता तुरंत गायब हो गया। ये हमला, जो सभी को काफी भयंकर लगा, जड़ों की दीवार पर केवल कुछ हल्के रंग के निशान छोड़ गया। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कई लोगों को शायद यह विश्वास करना कठिन लगेगा कि ये जड़ें वास्तव में युगी क्षेत्र के जानवरों के पूर्ण शक्ति हमले को रोक सकती हैं। गोंग्यांग जुन्हाओ का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। हालांकि उसने परिवार के कुलदेवता से सीखा था, इससे पहले कि इन जड़ों के पास मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हो, वह तैयार था। लेकिन अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद भी वो काफी स्तब्ध रह गया। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। ऐसा लगता है कि यदि आप चेन परिवार से निपटना चाहते हैं तो आपको अपने सामने की जड़ों से निपटना होगा। किनारे पर कुछ लोग जो पहले शांत दिख रहे थे और गोंग्यांग परिवार के यिनिक्सुए जियाओ की प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत बात करना बंद कर दिया। उनके चेहरों पर कुछ गंभीर भाव थे। उनके सामने जड़ों की दीवार उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत प्रतीत होती है। ये देखकर कि परिवार के सिल्वर स्नो उल्लू का ज्यादा असर नहीं हो रहा था, गोंग्यांग जुन्हाओ ने जल्दी से अपने कबीले के सदस्यों को बुलाया और दूसरा हमला किया। आक्रमण करना। इस हमले की मुख्य ताकत अब सिल्वर स्नो आउल नहीं है, बल्कि सिल्वर स्नो आउल की पीठ पर सवार कई आदिवासी हैं। मैंने देखा कि इन कुलीन परिवारों ने इस समय अपने अपने हथियार निकाल लिए, जिनमें से अधिकांश तलवारें थीं। लेकिन वह कोई साधारण लोहे का हथियार नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन हथियार था जिसे परिवार ने वर्षों से इकट्ठा किया था या बनाया था। हालांकि जो आदिवासी इन तीक्ष्ण शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, हथियार केवल जनजात दायरे में हैं, तीखे हथियारों की तीक्ष्णता पर निर्भर करते हुए वे अब खुद से परे ताकत लगाने में सक्षम हैं। इसके अलावा तीखे हथियार भी जड़ों की दीवार पर एक निश्चित निरोधक प्रभाव पड़ता है। स्विश स्विश स्विश। धारदार हथियारों के हमलों के बीच गोंग्यांग परिवार के कई बुजुर्ग भी ध्यान से देख रहे थे। लेकिन हमला खत्म होने के बाद सभी को पता चला कि जड़ों की दीवार पर आधे इंच से भी कम के कुछ और निशान बचे थे। परिवार के सिल्वर स्नो उल्लू के हमले से बेहतर यह अभी भी एक उत्कृष्ट प्रभाव हासिल नहीं कर सका, जिससे कार्रवाई करने वाले जनजातियों को थोड़ा हतोत्साहित किया गया। हालांकि इस समय गोंग्यांग जुन्हाओ को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। आखिरकार सिल्वर स्नो उल्लू के हमले की तुलना में इन बेहतर हथियारों का प्रभाव बेहतर था। जब तक वह भयंकर हमला करना जारी रखता है, वह जल्द ही एक खोलने में सक्षम होगा। एक बार अंतराल उत्पन्न हो जाने पर भले ही जड़ों की दीवार संपूर्ण सामूहिक दफन पर्वत को ढक ले, फिर भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जब गोंग्यांग जुन्हाओ हमले का आदेश जारी करने ही वाला था, तो अचानक उसके कानों में आदिवासियों की चीखें सुनाई दीं। कबीले के लोगों की चीख पुकार सुनकर सभी को जल्दी ही पता चल गया कि कबीले के लोगों द्वारा जड़ों की दीवार पर किए गए हमले के कारण बने कई निशान पलक झपकते ही पूरी तरह से गायब हो गए थे और वे अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए थे। ऐसी असामान्य मरम्मत शक्ति ने गोंग्यांग जुन्हाओ का चेहरा भी पीला कर दिया। यदि यह जारी रहा, भले ही आदिवासी धारदार हथियार लेकर चलते हों, कई वर्षों तक हथियारों और स्लैश का उपयोग करने के बाद उनके लिए इस बाधा को तोड़ना मुश्किल हो सकता है। मैं इसे करूंगा। इस समय परिवार का मालिक, जो उसके चारों ओर देख रहा था, अब और नहीं रोक सका और तुरंत जड़ों की ओर तेजी से उड़ गया। उसके हाथ में एक तेज विशाल तलवार प्रकट हुई। हाथ और तलवार ठंडी थी।
ऑन खिलता है और एक मंद प्रकाश एक्सरसाइज। यह एक शीर्ष गुणवत्ता वाला हथियार है। परिवार के बुजुर्ग ने अपनी तलवारबाजी की कला का प्रयोग किया, सीखा और शक्तिशाली गन क्यू तुरंत उसके शरीर से उसके हाथ में तेज हथियार में स्थानांतरित हो गया, जिससे उसके हाथ में विशाल तलवार गूंज उठी। जब उसे लगा कि तलवार की ताकत खत्म हो गई है, जब ये घटना अपने चरम पर पहुंची, तो परिवार के बुजुर्ग की आंखों में एक कठोर भाव चमक उठा और उसने तुरंत विशाल तलवार घुमाई और नीचे की जड़ों पर वार कर दिया। विशाल तलवार के चारों ओर तेज और हिंसक ऊर्जा सब कुछ फाड़ने लगती थी, और तलवार पर चमकती ठंडी रोशनी भी इस समय खिल उठी। डिंग डोंग। जब कबीले के बुजुर्ग ने सोने जैसी आवाज सुनी और जब उसने अपने कानों में लोहे की चुभन महसूस की और अपने हाथ में मौजूद विशाल तलवार पर प्रबल प्रतिरोध महसूस किया, तो उसके हाव भाव भी उसी के अनुसार बदल गए। इस हमले के बाद कबीले के बुजुर्ग ने तुरंत उस जगह की ओर देखा जहां उसने अभी अभी हमला किया था। मैंने देखा कि मेरी विशाल तलवार का हमला मेरे सामने की जड़ों में कई इंच तक घुस गया था और अभी भी हल्की सी अवशिष्ट ऊर्जा बची हुई थी। जड़ों की दरारों के बीच तैरना। लेकिन इस तरह के हमले से उत्पन्न घाव भी उसके सामने की जड़ों की दीवार को तोड़ने में असफल रहा, और घाव का सबसे गहरा हिस्सा भी जड़ों की दीवार की मोटाई के आधे हिस्से तक ही पहुंच पाया। हालांकि यह हमला अभी अभी अन्य कबीले सदस्यों द्वारा किए गए हमले से कहीं बेहतर था, लेकिन परिणाम से उस कबीले के बुजुर्ग को खुशी महसूस नहीं हुई जिसने गोली चलाई थी। आपको पता होना चाहिए कि वह 3 फूलों के सभा क्षेत्र में एक कबीले का मुखिया है। वह पहले से ही अपने हाथों में धारदार हथियारों की शक्ति का पूरा उपयोग कर सकता है, भले ही वह तलवार चलाने का हुनर इस्तेमाल न करता हो। इतना शक्तिशाली कि जड़ों की बात तो दूर, कठोर काले लोहे पर भी वार किया जा सकता है। क्रश है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि कबीले के बुजुर्ग द्वारा अपने हाथ से धारदार हथियार छीन लेने के तुरंत बाद उसके पूरे वार से हुई चोटें नष्ट हो गई थीं, पूरी तरह से मरम्मत हो गई थी और जड़ों की बाहरी परत अपने मूल स्वरूप में लौट आई थी। इस दृश्य ने एक बार फिर गोंग्यांग जुन्हाओं और अन्य लोगों को बदसूरत बना दिया। बगल में छानबीन करते हुए गोंग्यांग जुनवेई ने विचार किया और फिर गोंग्यांग जुन्हाओं के कान में कहा, कबीले के नेता, हालांकि यह जड़ मजबूत है, यह अजेय नहीं है। इसका कारण यह है कि इसकी मरम्मत की जा सकती है, शायद इस कबीले के कुलदेवता की शक्ति के कारण। लेकिन कुलदेवता की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी जब तक कबीले के सदस्य आक्रमण करते रहेंगे। मेरा मानना है कि इस कबीले का कुलदेवता भी आक्रमण नहीं कर सकता। इसे सहन करो। गोंग्यांग जुन्हाओं ने जब ये शब्द सुने तो उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया और फिर क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे के सभी कबीले के बुजुर्गों को कार्रवाई करने का आदेश दिया। जहां तक क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर और उससे ऊपर के कबीले के बुजुर्गों की बात है, उन्हें चेन परिवार से निपटने के लिए अपनी स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम इस चेन परिवार के कुलदेवता के कारण परिवार के सदस्यों की बहुत अधिक ताकत नहीं खो सकते, अन्यथा परिवार को आगे होने वाली भीषण लड़ाई में अभी भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओयांग बॉक्स्यू जो परिवार की मदद करने आए थे, गोंग्यांग जुन्हाओं ने भी उन्हें कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं करने दी। रूट वॉल टूटने के बाद उन्होंने कार्रवाई करने के कई अवसर मिले। कबीले के मुखिया का आदेश देखकर कबीले के अन्य बुजुर्ग अपनी बेचैनी पर काबू नहीं रख सके। वे सभी धारदार हथियार लेकर सामने खड़ी जड़ों की दीवार पर टूट पड़े। आखिरकार ये जड़ किसी को भी सक्रिय रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती है और इसका बचाव बेहद मजबूत है। यह उनकी ताकत को सत्यापित करने के लिए बस एक कसौटी है। इसके अलावा अन्य जनजातियों के सामने हर कोई ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है कि कौन सा जनजाति का बुजुर्ग सबसे गहरा काट सकता है और उसके पास क्या है। सबसे मजबूत ताकतवर। कुछ समय तक गोंग्यांग परिवार के कई बुजुर्गों ने जोरदार हमला करने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। कई कबीले के बुजुर्गों के पास अपने हाथों में धारदार हथियारों का उपयोग करने की शक्ति होती है, और कुछ कबीले के बुजुर्गों को अन्य युद्ध कौशल नहीं पता होते हैं, इसलिए वे अपने स्वयं के विशेष कौशल का उपयोग करते हैं।
हालांकि जब इन कबीले के बुजुर्गों को पता चला कि यद्यपि अन्य युद्ध तकनीकों का प्रयोग शक्तिशाली प्रतीत होता था, ये वास्तव में वांछित प्रभाव से बहुत दूर था, उन्होंने अपनी स्वयं की तेज बंदूकें भी निकाल लीं। हथियार लेकर बेधड़क वार करने लगे। एक पल के लिए जड़ों की दीवार के बाहर से सोने और लोहे के टकराने की अलग अलग आवाजें आने लगीं। परिवार के भीतर चेन तियानजिंग ने पहले ही अपने कबीले के सदस्यों को दीवार के अंदर इंतजार करने के लिए ले गया था। इस लड़ाई के लिए चेन तियानजिंग ने कबीले के सदस्यों के साथ कुछ जवाबी उपायों पर भी चर्चा की, जिसमें पवित्र वृक्ष की सुरक्षात्मक शक्ति का उपयोग करना था। सबसे पहले गोंग्यांग परिवार के शरीर में गिरोह की कुछ ऊर्जा को एकत्रित किया गया और फिर परिवार ने बाहर निकलकर बचाव से आक्रमण की ओर रुख किया। केवल इसी तरह से परिवार को आशा की एक किरण मिल सकती है। हालांकि बाहरी दुनिया से शक्तिशाली और निरंतर हमलों को महसूस करते हुए भले ही चेन तियानजिंग को परिवार के पवित्र पेड़ पर बहुत भरोसा था, फिर भी वह अपने दिल में चिंतित महसूस करता था। आखिरकार अगर पवित्र वृक्ष की सुरक्षा नहीं की जा सकती, दुश्मन की बहुत अधिक ऊर्जा खपत हो जाए तो परिवार निश्चित रूप से हार जाएगा। लेकिन कुछ अवलोकन के बाद चेन तियानजिंग और अन्य लोगों को राहत मिली और उनका आत्मविश्वास वापस आ गया। क्योंकि बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमला होने के बाद भी परिवार के पवित्र वृक्ष की जड़ें टूटने का कोई संकेत नहीं देती। अगर पवित्र वृक्ष को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके तो परिवार और भी अधिक आत्मविश्वास से भरा होगा, अजेय बने रहने में सक्षम। लेकिन चेन तियानजिंग बस इसके बारे में सोच रहा था। बेशक वह जानता था कि सुरक्षा की यह ठोस परत निश्चित रूप से पवित्र वृक्ष की दिव्य शक्ति का बहुत अधिक उपभोग करेगी। और यह वास्तव में मामला है। पैट्रिक हॉल में जियांग ने अपनी तेजी से घटती जीवन शक्ति को देखा और अपना सिर हिला दिया। ये जीवन शक्तियां ही वह सारी संपत्ति हैं जो उसने समय के साथ बड़ी कठिनाई से बचाई हैं। लेकिन इस क्षण में ही वह सैकड़ों अंक गंवा चुका था और जैसे जैसे बाहर से हमले जारी रहे, उसकी जीवन शक्ति एक के बाद एक खोती जा रही थी। और यही कारण है कि गोंग्यांग परिवार के क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर के कई बुजुर्गों ने कार्रवाई नहीं की है। अगर इन लोगों ने ऐसा करने की पूरी कोशिश की होती तो उनकी जीवन शक्ति और भी तेजी से खत्म हो जाती। इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान में उसके पास 30,000 से अधिक जीवन शक्ति अंक हैं, यदि यह जारी रहा तो संभवतः वह आधे दिन में ही इसका अधिकांश हिस्सा खो देगा। हालांकि जब जियांग ने महसूस किया कि गोंग्यांग परिवार द्वारा उसकी जड़ों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए तीखे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये उच्च श्रेणी के तीखे हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। भले ही गोंग्यांग परिवार के कई सदस्यों ने संबंधित युद्ध कौशल नहीं सीखा हो, वे अभी भी इन तेज हथियारों को उधार लेकर अपनी जड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि जियांग की जीवन शक्ति का नुकसान हो रहा है, तेज हो रहा है। लेकिन ये धारदार हथियार गोंग्यांग परिवार के हाथों में बेकार हैं। अगर परिवार को मिल जाए तो कुल की ताकत बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। चूंकि गोंग्यांग परिवार अपनी चीजों का सही उपयोग नहीं कर सकता, तो फिर उन सबको ले लो। जिस समय जियांग अपने विचारों से प्रेरित हुए, उस समय गोंग्यांग परिवार के कई सदस्य अभी भी सीखी हुई बातों को लागू कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग हद से आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया था। उन्हें जो कुछ सीखा था उसका अभ्यास करने का अवसर मिला। तलवारबाजी के कौशल में निपुण। अभ्यास करते समय वह अपने पास बैठे आदिवासियों से प्रसन्नतापूर्वक ये कहना नहीं भूलता था, भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोई प्रगति की है? मेरी तलवार। लेकिन जब आदिवासी ने फिर से सामने की जड़ों पर अपनी तलवार से वार किया और अपने हाथ से धारदार हथियार निकालने ही वाला था, तो अचानक उसने एक पेड़ को देखा। उसने पाया कि वह धारदार हथियार, जिसे अभी आसानी से निकाला जा सकता था, दीवार में धंसा हुआ लग रहा था। आमतौर पर चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह धारदार हथियार को बाहर नहीं निकाल पाता था। उसके हाथ से बाहर
जब इस व्यक्ति ने करीब से देखा तो उसने पाया कि उसके सामने जड़ों की दीवार पहले की तुलना में कई गुना तेजी से ठीक हो रही थी, जिसके कारण उसके हाथ में मौजूद धारदार हथियार भी जड़ों की दीवार में फंस गया था। ये सुनकर उसके चेहरे पर उलझन का भाव उभर आया। आखिरकार ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। अब वह अभी सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी अन्य आदिवासियों की पुकार उसके कानों में पड़ी। क्या हो रहा है? मैं अपना खून पीने वाला चाकू बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं भी, मेरी बर्फ आत्मा तलवार अंदर फंस गई लगती है। कुल के बुजुर्ग, हमें क्या करना चाहिए? कई कबीले के सदस्यों ने जल्दी से कबीले के बुजुर्गों की ओर देखा जो उनके साथ रूट्स पर हमला कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो पाया कि कबीले के बुजुर्ग लोग जड़ों की दीवार पर अपने पैर टिकाए हुए थे, दोनों हाथों से धारदार हथियार कसकर पकड़े हुए थे और उनके चेहरे लाल हो गए थे। जाहिर है, कबीले के बुजुर्गों के धारदार हथियार भी इस जड़ में फंसे हुए थे। उसके पीछे गोंग्यांग जुन्हाओ, जिसने आदिवासियों की आश्चर्यचकित और संदिग्ध आवाजें सुनी, तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई आदेश जारी कर पाता और वायु नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर के कई वरिष्ठों को आदेश देने के लिए कहता, मदद के लिए आए तो उन्होंने देखा कि मूल रूप से चुप रहने वाले जड़ें अचानक लाल हो गईं। उसी समय जड़ों से एक भयानक उच्च तापमान तेजी से फूट पड़ा, विकीर्ण हो गया। इस भीषण गर्मी ने पलक झपकते ही हमला बोल दिया, जिससे उन आदिवासियों को पीछे हटना पड़ा जिन्होंने पहले तो धारदार हथियारों को जड़ों से उखाड़ने के बारे में सोचा था। इस समय उन्हें धारदार हथियारों की परवाह नहीं थी, अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। अभी भी दांव पर थे। क्यूई नियंत्रण के तीसरे स्तर पर कई कबीले के बुजुर्गों ने जब ये देखा तो वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने बस ठंडी सांस ली और फिर अपने 3 फूलों को बुलाया, उन्हें अपने सिर पर संघनित किया और तीनों ने फूलों की सुरक्षा का उपयोग करके अपने हाथों में पकड़े धारदार हथियार को बाहर निकालने का प्रयास किया। आखिरकार उनके हाथों में जो हथियार हैं, वे सभी उच्च गुणवत्ता वाले हथियार हैं जिन्हें कबीले द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया है और इसमें हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। तीनों जंजीरें तुरंत नीचे लटक गईं, जिससे कबीले के बुजुर्गों की मजबूती से रक्षा हुई। लेकिन जैसे ही जड़ों पर अत्यधिक तापमान आया, कई लोगों के चेहरे भी बदल गए। जड़ों का तापमान बढ़ गया और उनके हाथों में मौजूद तीखे औजार जल्द ही जलकर राख हो गए। परम लाल और तेज उपकरण उत्सर्जित, कंपन वाली धीमी कराह, ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं कर सकता उच्च तापमान सहन करें। यद्यपि गंध क्यों आत्मा शरीर है, इस समय इस क्षण कई लोगों के हाथ एक दूसरे से सटे हुए प्रतीत होते हैं, सोने और लोहे का एक टुकड़ा पकड़े हुए जिसका तापमान बढ़ रहा है। शरीर में गैंग क्यूई के साथ साथ यह भी तेजी से बाहर निकलने लगता है। इस पल यह महसूस करते हुए कि तापमान अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, कई कबीले के बुजुर्ग अब इसका समर्थन नहीं कर सके और एक के बाद एक पीछे हट गए। और जैसे ही सभी लोग वहां से चले गए, जड़ों पर मौजूद भयावह तापमान तुरंत गायब हो गया। लेकिन जब जड़ों का तापमान ठीक हो गया, सभी लोग पुनः आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि जड़ों में डाले गए तीखे औजार गायब हो गए थे। ये देखकर सभी लोग चुप हो गए। उसके पीछे गोंग्यांग जुन्हाओ, जिसने ये दृश्य देखा, पीला पड़ गया और तुरंत गुस्से से बोला, चेन परिवार के चोर, हमारे कबीले का माल लौटा दो। तेज हथियार। जड़ों के भीतर चेन तियानजिंग और कई अन्य सीडीएन सदस्यों ने तेज हथियारों को गिरते हुए देखा। आकाश से कुछ चमक उठा और उनकी आंखें चमक उठीं। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो देखा कि उस तीखे औजार का तापमान अभी भी काफी अधिक था। हालांकि जब चेन तियानजिंग और अन्य लोगों ने अपने हाथों में तेज हथियार पकड़े तो उन्हें तेज हथियारों का प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ, जिससे चेन तियानजिंग खुश दिखे। धारदार हथियार असाधारण होते हैं और योद्धाओं द्वारा लंबे समय तक पहने और इस्तेमाल किए जाने के बाद वे उनसे आत्मसात कर सकते हैं और तदनुसार आध्यात्मिक बुद्धि विकसित कर सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भले ही मुख्य हथियार कहीं और से लाए गए धारदार हथियारों को बाहरी लोग पहली बार में इस्तेमाल नहीं कर पाते,
लेकिन इन धारदार हथियारों को बहाल कर दिया गया है। भयानक उच्च तापमान से बपतिस्मा लेने के बाद उनकी मूल फोजिंग अवस्था। इस तरह ये धारदार हथियार एकदम नए धारदार हथियारों के बराबर हैं। आदिवासी तुरंत शुरू कर सकते हैं। हालांकि वे थोड़े अकुशल हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी तेज हथियारों के हमले की चिंता मत करो। ये निस्संदेह परिवार के लिए अच्छी खबर है। तलवार से लड़ने के कौशल जैसे 7 भावनाएं और 6 बेहतरीन तलवारें और यहाँ तक कि चेन त्यानयू, चेन किंगये और अन्य द्वारा अभ्यास किए गए 6 योहानजुए चेन हानचेन में बहुत सुधार हुआ है। आखिरकार परिवार में केवल चेन त्यानयू के पास ही ये था, बस एक टूटा हुआ जेड का टुकड़ा। ऊपर से धारदार हथियार लगातार गिरते रहे। उनके सिर कुल मिलाकर दर्जनों थे। नीचे कई कबीले के सदस्य भी गिरते हुए तीखे हथियारों में से अपने लिए उपयुक्त हथियार ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद परिवार के क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धाओं में से प्रत्येक के हाथ में एक था। सावधानी से चुने गए उपकरण, और इनमें से अधिकांश हथियार असाधारण हैं, जिनमें कुछ बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाले हथियार भी शामिल हैं, जिन्हें नष्ट करना अत्यंत कठिन था। परिवार को पहले जो हासिल करना था, अब ये कहा जा सकता है कि वे एक कदम में आसमान तक पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों जातियों के बीच के अंतर को कम नहीं कर सकता। जड़ों की दीवार के बाहर गोंग्यांग जुन्हाओ अब अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका जब उसने जड़ों की दीवार के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। न केवल चेन परिवार का बचाव विफल रहा, टूट गया, लेकिन परिवार ने भी इतने सारे तेज खो दिए। हथियार जिसे स्वीकार करना उसके लिए, कुलपति के लिए, कठिन था। आपको पता होना चाहिए कि वे तीखे हथियार भी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और वे परिवार का खजाना भी हैं। संचय के वर्ष। क्या मैं आपको मेरे कबीले के बुजुर्गों के साथ मिलकर इस दीवार को तोड़ने का काम करने के लिए बाध्य कर सकता हूँ? गोंग्यांग जुन्हाओ ने ओयांग बोक्सू और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, अच्छा। गोंग्यांग जुन्हाओ के अनुरोध का सामना करते हुए कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार इस बार गोंग्यांग परिवार ने अपने परिवार के साथ गुप्त क्षेत्र में एक स्थान का आदान प्रदान किया था।